और दोस्तों, क्या हालचाल। तो मैं आप सभी का क्रिस्टल ऑल स्टडी चैनल पे स्वागत करता हूं। जी, मैं हूं आपका सर गौरव शर्मा एंड मेरे साथ आप समझेंगे सीयूटी 2024 के मैथ्स डोमेन का कंप्लीट सिलेबस। सिर्फ समझेंगे नहीं, हम साथ में क्वेश्चन सॉल्व करना भी देखेंगे कि किस तरह से आसानी से हर एक क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कैसे कर सकते। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 0 है, जिसमें हम मैथ्स डोमेन का सीयूईटी 2024 का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। ना सिर्फ उसका यूनिट वाइज जो सेक्शन डिवीजन है, कितने सेक्शन होंगे, कितने उनमें क्वेश्चंस होंगे, ना सिर्फ वो देखेंगे, लेकिन कौन कौन से चैप्टर्स और किस चैप्टर की कितनी प्रायोरिटी है, किसे पहले करना चाहिए, किसे बाद में करना चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस इसमें आएंगे, है ना, कि सिर्फ 12th के आएंगे या लोअर स्टैंडर्ड के कुछ क्वेश्चंस भी बन करके आएंगे। ये सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। कौन से चैप्टर को पहले करा जाए, किनको बाद के लिए रखा जाए, विद रेफरेंस टू हमारे बोर्ड्स के एग्जाम्स। ये हम बहुत डिटेल में आसानी से समझेंगे। तो मेरे साथ शुरू करते हैं हमारा क्रिस्टल ऑल का मैथ्स डोमेन का लेक्चर नंबर 0। तो आइए। सेक्शन वाइज डिवीजन देखें तो सीयूईटी मैथ्स डोमेन 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होंगे प्योर मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स के। इसमें सारे क्वेश्चंस 12th स्टैंडर्ड पर ही बेस्ड होने वाले हैं। फिर अगर सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी डिवाइडेड है सब सेक्शंस में, दैट इज सेक्शन B1 और सेक्शन B2 में। सेक्शन B1 में 35 क्वेश्चंस होंगे प्योर मैथ्स के, जिनमें से 25 क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे, यानी कि 35 में से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी 25 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सेक्शन B2 जो है उसमें 35 क्वेश्चंस होंगे जो प्योरली अप्लाइड मैथमेटिक्स पर बेस्ड होंगे। अगेन इसमें भी 35 में से हमें सिर्फ 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, बाकी कोई भी 10 क्वेश्चंस उसमें से हम स्किप कर सकते हैं। समराइज कर देता हूं, हमारा सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस हैं, सारे कंपलसरी। सेक्शन बी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड, B1 एंड B2। B1 में 35 क्वेश्चंस, जिनमें से 25 अटेम्प्ट करने होंगे। लाइकवाइज B2 में भी 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, जिनमें से भी तुम्हें सिर्फ 25 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। ओके, सो ये हमारा टेबुलर फॉर्म हो गया कि भाई तुम्हारे पास 15 क्वेश्चंस में से 15 अटेम्प्ट करने हैं सेक्शन ए में, 35 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 35 क्वेश्चंस तुम्हारे पास टोटल होंगे सेक्शन B1 में, जिसमें से तुम्हें 25 अटेम्प्ट करने, यानी 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते हो। लाइकवाइज सेक्शन B2 में भी 35 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से तुम्हें 25 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करने हैं, यानी इन ऑल तुम्हें 85 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। हाँ जी, यानी 85 में से अगर तुमने कोई भी 20 क्वेश्चन स्किप कर दिए चलेगा, लेकिन ये 20 क्वेश्चन सेक्शन B1 और B2 के मिला के होंगे। सेक्शन ए में कोई भी क्वेश्चन तुम स्किप नहीं कर सकते। ओके, सो सेक्शन ए में आते हैं सबसे पहले अलजेब्रा में। तो सेक्शन ए के अलजेब्रा में सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं जो हमें स्ट्रॉन्ग करने होंगे, दैट इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एंड खुशी की बात यह है कि ये दोनों ही चैप्टर्स हमें स्टैंडर्ड 12th में है। सो मैट्रिसेस में मैट्रिसेस क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन फॉर्म क्या होता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए। फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो कितने होते हैं ना, हमने देखा है कि डायगोनल मैट्रिसेस होता है, हमने देखा है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, हमने देखा है रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स होते हैं। तो जितने भी तरह के मैट्रिसेस होते हैं हमें पता होना चाहिए, एंड इसमें हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स भी यूज होगा, सो उसके बारे में भी देखेंगे। फिर उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, कब 2 मैट्रिसेस इक्वल होंगे, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ये देखेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अगर तुम्हारे पास मैट्रिक्स ए दिया है तो उसका
ट्रांसपोज यानी ए टी कैसे निकालोगे, है ना, तो वो इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद दो इंपॉर्टेंट टाइप के मैट्रिक्स, दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम देखेंगे, है ना। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, देन इन दैट केस अगर उसके सारे रोज के एलिमेंट्स को अगर हमने कॉलम्स में शिफ्ट कर दिया, है ना, रोज को हमने शिफ्ट कर दिया किसमें, कॉलम्स में, रो 1 को कॉलम 1 में, रो 2 को कॉलम 2 में और रो 3 को कॉलम 3 में अगर हमने शिफ्ट कर दिया, तो भी अगर हमें सेम मैट्रिक्स मिलता है तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। लाइक अगर उस पूरे मैट्रिक्स की साइन चेंज हो जाती है रो को कॉलम और कॉलम को रो में कन्वर्ट करने पर, तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस जो है, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस में हम देखेंगे कि भाई मैट्रिसेस के एडिशन, सब्ट्रैक्शंस एंड मल्टीप्लिकेशंस कैसे किए जाते हैं। फिर डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे हम भाई, मॉड के अंदर जो भी हम 3/3 या 2/2 का जो पैटर्न लिखते हैं उसको कैसे ओपन करना है, किस टर्म में प्लस आएगा, किस टर्म में ओपन करने पर माइनस आएगा, उसकी मदद से जो हमारे डिफरेंट एडजॉइंट्स की वैल्यू हो गई वो कैसे निकालेंगे, वो सब कुछ हम डिटर्मिनेंट्स में देखने वाले हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस में कौन सी गलती नहीं करनी है, कौन सी गलती ज्यादातर लोग करते हैं, ये भी देखेंगे, है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करेंगे कि भाई डिटर्मिनेंट चेक करना जरूरी है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। मतलब डिटर्मिनेंट की अगर 0 आ रही है तो भैया तुम्हारे इनवर्स नहीं निकलने वाले हैं, बट अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो आ रही है तो भाई आगे बढ़ सकते हो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के लिए। फिर उसके बाद जो तुमने लीनियर इक्वेशन पढ़े ना इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, तो उनको मैट्रिसेस की मदद से हम सॉल्व करेंगे। भाई 2 मेथड्स होते हैं हमारे पास, उन दोनों मेथड्स का इस्तेमाल करना देखेंगे और कौन सा ऐसा शॉर्टकट है या फिर ऐसा कोई तरीका जिसे जल्दी हम उन इक्वेशंस की वैल्यू और भी कम स्टेप्स में निकाल सके, ये भी देखने वाले हैं। एक बात मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस तुम्हारे जो है वो एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। हाँ जी, सही सुना आपने, एमसीक्यू बेस्ड होने वाले हैं। अब यहाँ पे हाँ, अगर हम देखें तो कैसे हम गो थ्रू करने वाले हैं जब लेक्चर स्टार्ट होंगे, लेक्चर 1, 2 एंड 3। सो हम कुछ कंसेप्ट देखेंगे टॉपिक्स पर, और कंसेप्ट देखने के बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में हमें करना चाहिए वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो कैलकुलस, यहाँ पे भले कैलकुलस लिखा है बट ये सारी बातें जो है, अब कैलकुलस यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं ओके, सो यहाँ पे लिखा है कैलकुलस, ठीक है। बट मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे भले कैलकुलस लिखा हो बट जो बातें होने वाली है वो डेरिवेटिव से रिलेटेड होने वाली है, ठीक है। सो सेक्शन ए में जो अगला सेक्शन है वो कैलकुलस का है, जिसमें पहली बात डेरिवेटिव्स के रिगार्डिंग है। तो कैलकुलस का कौन सा कंसेप्ट आएगा डेरिवेटिव से रिलेटेड, तो जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन है ना उसका सिर्फ HOD यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो हमने AOD एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो कंसेप्ट्स पढ़े उनमें से 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला जो है वो टेंजेंट से नॉर्मल से रिलेटेड होगा, है ना, या तो टेंजेंट का या नॉर्मल का स्लोप, या उनके जो डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चंस होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, उन पे हमें एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की अगर हम बात करें तो भाई किस पॉइंट के बाद फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, किसके बाद वो डिक्रीज होगा, ये फाइंड करना सीखेंगे हम। मैक्सिमा मिनिमा में लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा कैसे फाइंड कर सकते हैं, या फिर गिवन पॉइंट पे हमें जो मिनिमा है लोकल है या ग्लोबल है, ये फाइंड करना हम सीखेंगे। अगेन थोड़े कंसेप्ट्स देखेंगे और कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिसेस पे हम करेंगे।
ओके, फिर उसके बाद आता है हमारा इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन में हम देखने वाले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, है ना, उसके सिंपल फंक्शंस, डेरिवेटिव्स में हमने जो भी फंक्शंस का डिफरेंशिएशन निकालना सीखा होगा उसकी मदद से जल्दी कैसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑफ सिंपल फंक्शंस निकाल सकते हैं वो देखेंगे। कैसे उनको इवैल्यूएट करना है ना भाई, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन अगर लग रहा है तो कैसे आइडेंटिफाई करें भाई प्रॉपर फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सी चीज अप्लाई करनी है वो देखेंगे। फिर उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन में लोअर एंड अपर लिमिट निकाल के, तो जो हमारा इंटीग्रेशन होता है इसके लोअर एंड अपर लिमिट की वैल्यू पुट करके कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन अगेन AUC, एरिया अंडर द कर्व, इसके सॉल्यूशंस कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि अगर तुम्हें बोल दिया भाई अगर मैंने एक सर्कल लिया, सर्कल का मुझे सिर्फ क्वार्टर ऑफ पार्ट का इंटीग्रेशन निकालना है, उसका एरिया निकालना है, तो इंटीग्रेशन की मदद से, डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से तुम कैसे निकाल सकते हो। या फिर तुम्हें एक साइन फंक्शन दे दिया, तुम्हें बोल दिया भाई साइन फंक्शन लिया मैंने थीटा इक्वल 0 से लेके पाई रेडियन, और मैंने एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर जो है वहां से तुम्हारा साइन फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, तो बताओ साइन फंक्शन सर्कल का कितना रीजन कवर कर रहा है। मतलब इस टाइप के जो वेरियस क्वेश्चंस हैं कि भाई कोई भी कर्व है उसके अंदर का एक डेफिनेट एरिया कैसे निकालें, ये हम एरिया अंडर द कर्व में समझेंगे। ओके, फिर आता है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई डिफरेंशियल इक्वेशन में तुम्हें दो ही चीजों पे फोकस करना है। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, देख के तुम्हें जज करना है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन वगैरह करना पड़ सकता है। उस सिंप्लीफिकेशन के बाद तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि भाई गिवन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर या डिग्री या दोनों ही क्या होगा। उसके बाद आता है तुम्हारा फॉर्मुलेटिंग एंड सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल। भाई वेरिएबल सेपरेबल अपना मेथड होता है यूवी करके, तुम्हें याद होगा, है ना। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम इस्तेमाल करने वाले क्वेश्चंस को समझने के लिए, है ना। सो वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे क्वेश्चंस आने वाले हमें सेक्शन ए में। सो इफ तुम्हारा ये पोर्शन वीक है तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मजा नहीं लाइफ। ओके, फिर आता है हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में तुम्हें रैंडम वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है ये पता होना चाहिए। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो सकती है भाई रैंडम वेरिएबल की, वो निकालना है हमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिन पे एग्जाम में क्वेश्चंस मिल सकते हैं वो टॉपिक, उनमें से दो टॉपिक्स तुम्हारे हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। फिर आता है तुम्हारा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये एक माइनर सेक्शन है, बट हाँ इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इस पे भी अगेन हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ओके, सो फिर आता है तुम्हारा इस सेक्शन का लास्ट टॉपिक, दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। सेक्शन ए में लगभग 6 यूनिट के आसपास है, जिनमें से तुम्हें 15 क्वेश्चंस बन जाएंगे, यानी कि हर एक यूनिट से 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इनमें से एक भी चैप्टर तुम स्किप नहीं कर सकते हो। हाँ जी, सो आखिरी यूनिट हमारा सेक्शन ए का वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत ही हलवा चैप्टर है ना, बहुत ही आसानी से हम समझेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत आसान है, ठीक है। सो हाँ, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हमें देखने हैं। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। भाई जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस या इन इक्वेशंस कैसे बिल्ड करें, ये हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है। सो ये चीज होगी। ओके, सो फिर आता है हमारा ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स इन 2 वेरिएबल्स, है ना। सो ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे इसके अंदर वो टॉपिक है। फिर उसके बाद फीजिबल एंड इनफीजिबल रीजन्स, यानी कि
भाई जो तुम्हारे गिवन स्टेटमेंट्स पे वैलिड रीजन प्रोवाइड करना है, ग्राफ का कौन सा रीजन है जो तुम्हें एक वैलिड सोल्यूशन दे रहा है, यानी ये रेंज ऑफ वैल्यूज जो है वो तुम्हारे सोल्यूशन हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती। जो हो सकती है वो जिस रीजन में आ रही है वो तुम्हारा फिजिबल रीजन हो गया, और ग्राफ के जिस वो सेक्शन जो तुम्हारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो तुम्हारा इनफिजिबल रीजन में आ जाएगा। फिर आता है तुम्हारा ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन। तो जब भी हम हमारे गिवन ग्राफ को ऑप्टिमाइज करते, कहने का मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते, तुम्हें एक मैक्सिमाइजिंग या मिनिमाइजिंग फंक्शन दिया जाएगा तो बोलेगा z इक्वल टू दिस है, भाई इसको मैक्सिमाइज कर दो, है ना। तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के बाद तुम्हारे ग्राफ का जो रीजन उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उसे तुम ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन कहोगे कि भाई तुम्हें कॉस्ट अगर बढ़ानी है एक चीज की तो मैक्सिमाइज का फंक्शन अप्लाई होगा भाई रियल लाइफ में, अगर घटानी है तो फिर मिनिमाइज का फंक्शन अप्लाई होगा, दैट इज ऑप्टिमल फीजिबल सॉल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेक्शन ए खत्म हो चुका है, यहाँ पे हमारा सेक्शन ए खत्म हो गया है। अब हम सेक्शन बी में, सेक्शन जो B1 है उसे हम देखेंगे। ओके, सो सेक्शन B1। अब सेक्शन B1 जो है उसमें जो मेजर सेक्शन है, मैं अभी बता देता हूँ, जो मेजर सेक्शन है वो फंक्शंस एंड कैलकुलस से रिलेटेड है। तो भाई तुम्हें अपना कैलकुलस एंड फंक्शन दोनों तगड़ा करना होगा इफ तुम्हें सीओटी के मैथ्स डोमेन में अच्छा स्कोर करना है, एंड साथ में मिलकर करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शुरू करते हैं पहले यूनिट से। पहले यूनिट में तुम्हारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, हाँ जी सही सुना तुमने, रिलेशंस एंड फंक्शंस, ठीक है। सो रिलेशंस एंड फंक्शंस में फर्स्ट थिंग तुम्हें रिलेशंस देखना है। ओके, रिलेशन में तुम्हारा कितने टाइप के रिलेशंस होते हैं, दैट इज योर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, सारे टाइप के रिलेशन समझेंगे। फिर उसके बाद जो अपना फंक्शंस होते हैं, मतलब फंक्शंस के तुम्हें बेसिक्स पता होने चाहिए इस सेक्शन के लिए। फंक्शंस के बेसिक कौन कौन से, तुम्हारा 1-to-1 फंक्शन हो गया, ऑन-टू फंक्शन हो गया, भाई कंपोजिट फंक्शन हो गया, है ना। ये सारे फंक्शंस के बारे में तुम्हें हम इन टॉपिक्स में डील करेंगे। उसके बाद तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनवर्स ऑफ फंक्शन। भाई एक फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालना, मतलब y इज इक्वल टू cos ऑफ x दिया है तो x इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ y इज तुम्हारा इनवर्स फंक्शन ऑफ y, है ना। तो वेरियस सिचुएशंस में इनवर्स ऑफ फंक्शन कैसा फाइंड करना है, बाइनरी ऑपरेशंस कैसे करने हैं हमें, ये सब हम इन सब से हम यहाँ पे डील करेंगे। फिर उसके बाद है ITF। भाई ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद पर्सपेक्टिव टू इधर फंक्शन ले लो तुम, है ना, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ले लो, या फिर तुम्हारा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के जो तुम्हारे फॉर्मूलाज हैं वहां पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली ITF तो भाई यूज होने वाला है। तो ये मान के चल लो भाई ITF अगर तुम्हारा कहीं पे रह गया तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में अटक सकते हो, इसलिए साथ में हम ITF के कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे ताकि भाई तुम्हें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत ना है। बिकॉज हमने देखा है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन तुम्हारे सेक्शन ए में भी आए थे और B1 में भी आने वाले हैं, हाँ जी। सो ITF में ITF की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट ITFs की, है ना। तुम्हारा कॉस इनवर्स हो गया, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स हो गया, कॉट इनवर्स, इन सब के डेफिनेशंस। वही इनकी रेंज क्या है, डोमेन क्या है। भाई रेंज डोमेन का मतलब भी नहीं पता ना तो वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब साथ में समझेंगे, क्वेश्चन मजे से सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है भाई, अब तक तो जनरल सोल्यूशन हमने ट्रिग्नोमेट्री में निकालना सीखा था, अब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है वो देखेंगे। ITF के ग्राफ कैसे बनते हैं भाई वो क्यों समझना जरूरी है वो देखेंगे, और ITF की एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज क्या होती है ये हमें ITF में समझना होगा। सो ये तुम्हारा हो गया यूनिट 1 जिसमें तुमने रिलेशन एंड फंक्शन में डील करना है। फिर उसके बाद तुम्हारा हो गया अलजेब्रा। भाई अलजेब्रा में अगेन सेक्शन B1 में भी अलजेब्रा में तुम्हें दो ही चीज से डील करना है मेजरली, है ना। हाँ तुम कहोगे सर प्रोबेबिलिटी और अपना जो
लीनियर प्रोग्रामिंग है वो भी तो अलजेब्रा का पार्ट है। हाँ है, बट तुम्हारा जो सिलेबस है उसमें उन्हें अलजेब्रा से अलग सेक्शन करके दिखाया गया है, इसीलिए हमने अलजेब्रा में सिर्फ वही दिखाया जो सिलेबस में का है। सो अलजेब्रा में दो चीजें हैं, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। अगेन इस बार मैट्रिसेस क्या, हर एक कंसेप्ट, नोटेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, है ना, सब कुछ है। जो तुम्हें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन वगैरह कहा था वो सब तो है ही, लेकिन उसके साथ में तुम्हें उसकी कम्यूटिविटी कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ पे नहीं है, वो सब देखना है। नॉन जीरो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट क्या हो गए भाई, वो सब कुछ हमको देखना है ना। तो कुछ और चीजें भी हम देखेंगे। फिर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस में किन का इन्वर्स निकलना पॉसिबल है वो सब देखना है। एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन देखने हैं आपको। डिटर्मिनेंट्स में जो भी मैंने कंसेप्ट बताए थे अलोंग विद एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, वो सब देखना है। फिर उसके बाद सॉल्यूशंस कंसिस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे भाई। अगर तुम्हारा एक भी इक्वेशन है ना, तीन तुम्हारे पास इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स, उसको अगर तुमने मैट्रिसेस में कन्वर्ट किया और अगर उससे एक भी जो तुम्हारा इक्वेशन है ना, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद अगर एक भी वेरिएबल की वैल्यू तुम अगर नहीं, एक वेरिएबल की अगर वैल्यू नहीं निकाल पा रही, या रिमेनिंग वेरिएबल्स की वैल्यू उस एक पे डिपेंड कर रही है जिसकी वैल्यू पता नहीं चल सकती, तो उस केस में से कंसिस्टेंसी कहेंगे या इनकंसिस्टेंसी करेंगे। क्वेश्चन उसके आगे कैसे सॉल्व करना है, यूनिक सॉल्यूशन है कि नहीं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, है ना। यहाँ पे डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स क्यों दिया है, बिकॉज इसमें डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल होने वाला है। वही फिर आता है अपना कैलकुलस, है ना। अब कैलकुलस में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कंटिन्यूटी के बेसिक कंसेप्ट में आने वाले, ये फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, कौन सा नहीं हो सकता है ना। और बेसिक बेसिक चीजें तुम्हें उससे डील करना होगा। उसके अलावा डिफरेंशिएबिलिटी के भाई कंपोजिट फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, है ना। फिर चेन रूल अप्लाई करना है इन आईटीएफ के। देखो मैंने कहा था ना भाई आईटीएफ है ना, देखो आ गया भाई कैलकुलस में। भाई कैलकुलस में आईटीएफ आना ही आना है, ठीक है ना। तो भाई तुम्हारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गया है ना, या फिर तुम्हारा लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गए, इन सब के डेरिवेटिव्स तुमको निकालने आने चाहिए, जो हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। फिर log x एंड ex, ओके। सो log x एंड e रेज टू x के जो डेरिवेटिव्स होंगे वो देखने होंगे हमें, ओके। इम्प्लिसिट फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस, ये भी देखेंगे, बहुत आसान होने वाला है ना। रूल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम भी देखना है हम, है ना। डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकल टर्म्स में क्या बोलता है भाई, वो भी देख लेंगे भाई, बहुत छोटी सी बात है, आसानी से समझेंगे। फिर एओडी के अंदर भाई तुम्हारा रेट ऑफ चेंज हो गया है ना, मतलब तुम्हारा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया या एक्सेलरेशन हो गया है ना, जिसको अपन जर्क भी बोलते हैं, वो सब देखेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, टेंजेंट्स, नॉर्मल्स, वही सब आ गया। अप्रोक्सीमेशन, भाई अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना सीखेंगे अपन कम स्टेप्स में। मैक्सिमा मिनिमा हो गया, है ना, ओके। फिर उसके बाद तुम्हारा टेंजेंट नॉर्मल के क्वेश्चंस अगेन, है ना, जो तुम्हारे रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है, उनके सिंपल प्रॉब्लम्स में देने वाले हैं इन डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। हाँ, सो इंटीग्रल्स की अगर हम बात करें, कैलकुलस में तुम्हारा डिफरेंशिएशन, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी होगी, एओडी हो गया। अब आता है इंटीग्रल। इंटीग्रल में ये सारे तुम्हारे टाइप्स दिए हुए, किस किस टाइप के तुम्हारे इंटीग्रेशन हो सकते हैं एंड कहाँ पे हमें सब्सटीट्यूशन करना है। देखो सब्सटीट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन में। इफ तुम्हारा डिफरेंशिएबिलिटी स्ट्रॉन्ग है ना भाई, उसमें तुम्हारा शॉर्टकट्स, यानी कि जो भी हम सब्सटीट्यूशन करते हैं ना डिफरेंशिएबिलिटी में, कहीं ना कहीं वही सारे सब्सटीट्यूशन हमें इंटीग्रेशन में भी इस्तेमाल होने वाले हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी करते ही अपन स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाएंगे इंटीग्रेशन पे। फिर आता है पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जो मैंने पहले कहा था, है ना। सिंपल इंटीग्रल्स हो गए, कौन से टाइप के, ये बॉक्स में, है ना, ये बॉक्स के अंदर जिस टाइप के इंटीग्रल दिए हैं उन टाइप के इंटीग्रल्स को कैसे इवेल्युएट करना है। यहाँ पे प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस भी देखेंगे, अगर नहीं पता क्या होते हैं वो फ्रैक्शंस, वो भी समझेंगे। फिर किन को अपन आईटीएफ में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे कर सकते हैं, वो सब भी आप देखेंगे।
एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में अगेन जो जितने भी टाइप के तुम्हारे कर्व्स हैं, ठीक है, एयूसी एरिया अंडर द कर्व इसमें निकालना सीखेंगे। चाहे तुम्हारा वो सिंबल का हो गया, है ना, चाहे वो तुम्हारा सिंबल का हो गया, लाइंस के बीच कर्व्स एंड लाइंस का तुम्हारा कॉम्बिनेशन हो गया, फिर सर्कल, पैराबोला, एलिप्सिस, इनके जो एरियाज हैं उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज यूज करके हम सॉल्व करना सीखेंगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म्स जो होंगे उन शेप्स के वो हम सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, किसी भी दो एरियाज के बीच में कौन सा एरिया बाउंड है उसका एरिया कैसे निकालना है वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद फिर उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें, सेक्शन ए में भी था, यहाँ पे भी है। डेफिनेशन, ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा भाई, जनरल और पर्टिकुलर सोल्यूशन से भी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। उसके अलावा जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है ना, जिसका जनरल सोल्यूशन गिवन है, जनरल सोल्यूशन की मदद से हम कैसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं वो देखेंगे। सोल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल मेथड से, जिसको हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड भी कहते हैं, उससे कैसे निकाल सकते हैं देखेंगे। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री निकालना सीखेंगे, है ना। ठीक है, और उसके अलावा ये दो टाइप के भाई डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं, है ना। पहला तुम्हारा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होगा, जहां पे p और q दोनों ही तुम्हारे फंक्शंस हो गए x के या फिर कांस्टेंट, है ना। ठीक है, p q दोनों ही फंक्शन हो गए x के या फिर कांस्टेंट। और दूसरा फॉर्म है वो तुम्हारा dx बाई डी वाई, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है वो y के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। सो dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल्स क्यू। तो इस केस में भी p और q फंक्शन होंगे, लेकिन किसके होंगे, y के होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। ओके, सो सेक्शन B1 में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है तुम्हारा 12th का, वो है वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। भाई अगर तुमने इसके बेसिक्स पे ध्यान दे दिया ना, इसमें फॉर्मूलास हैं, ठीक है, इसमें फॉर्मूलास भले लेकिन सारे आसान है। इफ तुमने 11th स्टैंडर्ड में अगर थोड़ा भी ध्यान दिया होगा तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, है ना, तो वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री तुम्हारा आसान हो जाएगा। अगर आसान नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, बना लेंगे, है ना। कंसेप्ट समझेंगे, क्वेश्चन एमसीक्यू बेस पे सॉल्व करना सीखेंगे। सो इसमें वेक्टर स्केलर्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कैसे निकालते हैं, कोसाइन या फिर रेशियोज ऑफ वेक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स मतलब इक्वल वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर, जीरो, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स हो गए, इनके बारे में स्टडी करेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल रहा हूँ, नेगेटिव वेक्टर निकाल रहा हूँ, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू निकालनी है, वो सब भी हम देखेंगे। वेक्टर्स का एडिशन कब करना है, कैसे करना है, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है, सब एंड सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वेक्टर की तरह करते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे तुम्हें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स दिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन की तरह हम करते हैं। स्केलर डॉट प्रोडक्ट, स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स निकालना सीखेंगे। ओके, फिर वेक्टर प्रोडक्ट निकालना सीखेंगे दो वेक्टर्स का, जिसको अपन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी कहते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हम सीखेंगे। फिर आता है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम लाइंस, प्लेन्स एंड लाइन और प्लेन की इंटरसेक्शन से जितने भी फॉर्मूलाज एंड कंसेप्ट्स बनेंगे उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होंगे, वेक्टर इक्वेशन क्या होंगे, वो स्टडी करेंगे। यहाँ पे कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन में क्या डिफरेंस है वो बता देता हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन में कोई भी टर्म तुम्हारा किसी भी टर्म के पास तुम्हारे यूनिट वेक्टर नहीं होगा। वही वेक्टर इक्वेशन में हर एक एक्स एक्सिस का कोई टर्म हो, वाई एक्सिस का, जेड एक्सिस का हो, हर एक एक्सिस के कंपोनेंट का यूनिट वेक्टर उसके साथ लिखा होगा पोजीशन उसके वेक्टर इक्वेशन में, है ना। सो कार्टेशियन इक्वेशन तुम्हारा स्केलर फॉर्म में दिखेगा, वेक्टर इक्वेशन तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में दिखेगा। ओके, सो ये हमारा हो गया वेक्टर इक्वेशन यूनिट 4, है ना। इसके बाद आते हैं हमारे अगले यूनिट पे, दैट इज यूनिट 5। सो यूनिट 5 अगेन हमारा आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है ना, इसको आसानी से समझेंगे। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन,
अब देखो यहाँ पे तुम्हें भले ही लग रहा हो कि भाई यहाँ पे तो इस चैप्टर का जो डिटेलिंग है वो ज्यादा है ना, यहाँ पे टॉपिक ज्यादा है, लेकिन यकीन मानो जिसने ये पार्ट कर लिया, जिसने सेक्शन B1 के हिसाब से प्रिपरेशन की है ना, उनमें से जो चीजें सेक्शन ए में आ रही है वही इंसान अच्छी तरह से कम टाइम में उन क्वेश्चंस को कर पाएगा, बिकॉज उसमें लिखा भले ही कम टॉपिक्स हों हर एक यूनिट में, लेकिन वो तभी सॉल्व होंगे जब तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे। क्योंकि अगर तुम्हें कंस्ट्रेंट्स नहीं पता तो फिर तुम गिवन क्वेश्चन को इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग के स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना उन्हें तभी पॉसिबल है जब तुम्हें पता हो कंस्ट्रेंट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन, है ना, जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना होता है, तो ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज का। तो ये सारे कंसेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए, है ना। ओके, अब एक बात मैं यहाँ पे बीच में बता देता हूँ, जैसे जैसे आखिर तक हम पहुंचेंगे पूरा फ्लो बता दूंगा मैं, किस टाइप के चैप्टर्स हम पहले कवर करेंगे, कौन से बाद में, ताकि कम टाइम में किस पे ज्यादा फोकस बनाना है, किस ऑर्डर में, वो हमें अच्छे समझ में आ जाए, जिससे सारे यूनिट्स हम धीरे धीरे अपने हाथ में लेते जाएं। ओके, सो लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शंस, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसे करते हैं वही बात होगी, ग्राफिकल सॉल्यूशन, फिजिबल इनफिजिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, ये सारी ही चीजें हमने ऊपर डिस्कस की थी। तो अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं अगले यूनिट पे, दैट इज यूनिट नंबर 6। सो यूनिट नंबर 6 है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जो हमारे मल्टीप्लिकेशन थियरम्स है वो देखेंगे हम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स कौन से होते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी किसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, बेस थियरम हो गया, रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका मीन निकालना, वेरिएंस निकालना एक हैविजेड वेरिएबल का, वो हम देखेंगे। फिर बर्नौलीज ट्रायल पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बर्नौलीज ट्रायल से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन फिर भी उसे हम देखने वाले हैं, ठीक है। बिकॉज भाई 0.1% चांस भी हमें नहीं लेना है ना। 0.1% चांस से भाई तुम्हारे अगर 5 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो भाई क्या ही दिक्कत है ना, ठीक है। सो यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन B1 खत्म होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन B2, है ना। मैथ्स का जो तुम्हारा लास्ट सेक्शन है हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, सो सेक्शन B2 में जो पहला तुम्हारा सेक्शन है तुम्हें थोड़ा अलग लगेगा ये, है ना। सेक्शन B2 का जो पहला यूनिट है थोड़ा अलग लगेगा बिकॉज इसमें नंबर्स क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल एप्लीकेशन का। अब ऐसा कोई चैप्टर हमें है नहीं, बट तुमने 10th तक जो मैथ्स के बेसिक बिल्ड किया है उससे रिलेटेड ही होने वाला है ना। अब इसमें बेसिक अरिथमेटिक क्या करनी है भाई, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शंस डिविजन्स आनी चाहिए तुमको, है ना। तुम्हें मॉड फंक्शन, तुम्हें एक इंटीजर का मॉड निकालना आना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन तुम्हें इस पे होने वाला है ना, ठीक है। फिर एलिगेशन एंड मिक्सचर, भाई अगर दो मिक्सचर दे दिया तो उसका मीन प्राइस कैसे निकालोगे, है ना, उसमें कौन कौन से रूल्स लगने वाले हैं, भाई इन सब की टेंशन तुमको नहीं लेनी है। बिकॉज ये जो सेक्शन है ना, यूनिट 1 ऑफ सेक्शन B2, ये हम हमारे बोर्ड एग्जाम्स के बाद कवर करेंगे, बिकॉज इसका हमारे बोर्ड से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। सो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड। अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में हमें 10th में क्वेश्चन हुआ करता था, है ना, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पर, तो उससे रिलेटेड इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा पाइप्स एंड सिस्टम्स पे, यानी ज्योमेट्रिकल क्वेश्चंस आने वाले तुम्हें इस पे। फिर से रेसेस एंड गेम्स में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थोड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं। गिवन डेटा से भाई वर्क डन कितना, डिस्टेंस कितने कवर की, है ना, भाई 2 प्लेयर में से कौन सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, वो सब कुछ हम देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्टेंस। ओके, पार्टनरशिप से रिलेटेड, मतलब फाइनेंशियल मैथ से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। ओके, ये पॉज करके तुम रीड कर सकते हो। फिर आता है यूनिट 2 हमारा अलजेब्रा। अगेन मैट्रिसेस आया है ना। तो आई होप सो कुछ आइडिया लगने लगा होगा भाई मैट्रिसेस तो करना ही करना है ना। मैट्रिसेस विदाउट डिटरमिनेंट मुश्किल हो सकती है ना, जब तुम्हें ट्रांसपोज निकालना हो, है ना, या इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस जब निकालना हो, उस केस में तुम्हें जो है डिटर्मिनेंट का भी बेसिक आना चाहिए, ठीक, एटलीस्ट सॉल्व करने आना चाहिए भाई, एक 3/3 का डिटर्मिनेंट्स, है ना। इसमें अगेन वही सारी चीजें भाई कि तुम्हारा जो
मैट्रिक्स है उसको डिफाइन करना, उसके टाइप्स, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक्स, क्यों सिमेट्रिक पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, अगेन वही सारी बातें यहाँ पे रिपीट हुई, सिमेट्रिक है, नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर कैलकुलस में अगेन यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बस तुम्हें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, आई होप सो अंदाजा लग गया होगा। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव तुम्हारा सेक्शन ए हो, B1 हो, B2 हो, भाई करना ही करना है ना। सो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो तुम्हें आने वाला है, ठीक है। उसके अलावा तुम्हें पैरामीट्रिक फंक्शंस, इम्प्लिसिट फंक्शंस भी आने वाले हैं। आइडेंटिफाई करना होगा भाई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, जनरली एक्स होता है बट कुछ केस में वाई को भी हम इंडिपेंडेंट कह सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो एओडी के मदद से, एप्लीकेशन और डेरिवेटिव के मदद से हम समझेंगे, है ना। किसकी मदद से हम समझेंगे, एओडी, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की मदद से हम समझेंगे, ठीक है। ओके भाई, एओडी का कुछ सेक्शन और है, डेट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा। अगेन ये पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना, आसान है, ठीक है। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से, जहां पे या तो तुम्हें मैक्सिमम मिलेगा या फिर मिनिमा, वो तुम्हारा होता है क्रिटिकल पॉइंट ऑफ फंक्शन, ठीक है। ओके, तो यानी जहां से वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होना शुरू होगी, ओके। फिर उसके बाद लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा के पॉइंट फाइंड करना और वहां पे उनकी वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे, है ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी, यानी ग्लोबल मिनिमा एंड ग्लोबल मैक्सिमा की यहाँ पे बात हो रही है, ये भी देखना होगा, है ना, ठीक है। ओके, फिर आता है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वही रैंडम वेरिएबल्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस होंगे, है ना। हाँ, रैंडम वेरिएबल को समझना, उसकी प्रोबेबिलिटी भाई क्या आने वाली, आएगा नहीं आएगा, कितनी प्रोबेबिलिटी, वो सब देखेंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देखेंगे, है ना। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में डिफरेंस भी देख लेंगे। मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, मतलब तुम्हें अरिथमेटिक मीन अप्लाई करना है ना चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना, एक रैंडम वेरिएबल की। फिर वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, भाई ये तो करना ही करना है। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे प्रोबेबिलिटी हाई है भाई, इस पे एटलीस्ट एक क्वेश्चन आ सकता है ना, एटलीस्ट एक से दो क्वेश्चन तक यहाँ पे आ सकते हैं मिनिमम, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा यूनिट फॉर डेट इज इंडेक्स नंबर्स, है ना। सो बेसिकली इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, उनके स्पेशल टाइप के एवरेज कैसे निकल सकते हैं वो देखेंगे हम। फिर इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं उसको, ओके। सो डिफरेंट टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले। अगेन ये तुम्हारे 12th स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है, 10 तक में कहीं ना कहीं जो लोअर स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड तक में हमने बेसिक्स देखे थे, यूनिट 5 में भी वही चीजें होने वाली है, विच आर टाइम बेस्ड, है ना। टाइम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, इंडेक्स नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, ये हमारे बोर्ड्स की बात कवर होंगे, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। सो अगेन यूनिट 6 में भी हमारा जो चैप्टर है, यूनिट है, वो स्टैंडर्ड 10th और उससे लोअर ग्रेड के क्वेश्चंस इसमें होंगे, दैट इज पॉपुलेशन डिफाइन करना, उसके बाद पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंशिएट करना, मतलब बेसिक चीजें, मतलब सर्वे में हम जब लाइक इसमें सर्वे से रिलेटेड चीजें समझेंगे, जहाँ पे पॉपुलेशन और उसके सैंपल में क्या डिफरेंस है, आई होप सो मैंने जिस तरह से कहा उससे आपका आइडिया लग गया होगा, तो उनमें क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। फिर अगेन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हैं वो यहाँ पे डिस्कस की गई है। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, अगेन सर्वे एंड सैंपल से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन होंगे। पैरामीटर और स्टैटिस्टिक में क्या रिलेशन है, किसी चीज को न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशन क्या है, ये सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है ना। सो यहाँ पे जो है फिर उसके बाद
ओके, सो इंडेक्स नंबर से रिलेटेड और एक कंसेप्ट है हमारा टाइम सीरीज के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज में डिफरेंस क्या है ये सब भी देखेंगे। अगेन फिर से कहता हूं मैं, ये सारी चीजें हमारे 12th बोर्ड्स में नहीं आने वाली है, तो बेफिक्र रहे। फिर उसके बाद हम अगले अपने यूनिट पे चलते हैं, दैट इज तुम्हारा फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। ठीक है, सो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में ओके, सो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में सिंकिंग फंड्स क्या होता है भाई, फंड्स कैलकुलेट करना, सेविंग अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम स्टडी करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का वैल्यूएशन कैसे निकालना है, उससे रिलेटेड टर्म्स क्या क्या हो सकते हैं वो सब कैलकुलेट करना। प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच क्या होती है, उसके लिए बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेट करना, ये सब हमें देखना होगा। ओके, सो यहाँ पे अगेन ये सारे कंसेप्ट तुम्हारे बेसिक्स हैं, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कि इंपॉर्टेंट सेक्शन, अगेन वही रिपीट हुआ, लीनियर प्रोग्रामिंग है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड जो कंसेप्ट पढ़े हैं वही यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ओके, सो ये वही उसी चीज का एक्सपेंशन है, फिजिबल एंड इनफिजिबल सॉल्यूशन में जो बाउंडेड रीजन है, मतलब उसके जो सब टाइप्स है, उसके सब टॉपिक्स जो है यहाँ पे वही डिस्कस किए गए हैं। अब यहाँ पे तुम्हारा सेक्शन B2 भी पूरी तरह खत्म हो चुका है और फाइनली अब हम आ चुके हैं इस पॉइंट पे जहां हमें रियलाइज, ओके, सो प्रायोरिटी देखे तो सबसे पहले फंडामेंटल चैप्टर्स हमें प्रिपेयर कर लेंगे, दैट इज सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। सेट्स, रिलेशन, फंक्शंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर जगह यूज होने वाले। सेट्स और रिलेशंस का, सेट्स रिलेशंस का कंसेप्ट तो में यूज होगा डोमेन और रेंज फाइंड आउट करने के लिए। फंक्शंस तो पूरे कैलकुलस में इस्तेमाल होने वाले। ट्रिग्नोमेट्री, आईटीएफ तो में कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन हर जगह यूज होंगे, इसके लिए ये कंसेप्ट भी हम कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये तीन कंसेप्ट हमें ओवरऑल सारे यूनिट्स में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज होने वाला है। सो प्रायोरिटी नंबर 1 हमारी होनी चाहिए इन चैप्टर्स पे, है ना। तुम साइड बाय साइड तुम मेन फोकस अपना बोर्ड पे रखो, साइड बाय साइड तुम इन चैप्टर्स को हमारे वीडियो कंसेप्ट के थ्रू क्लियर एंड क्रिस्टलाइज करते जाओ। ठीक है, ओके। ये करने के बाद जो प्रायोरिटी नंबर 2 यानी वो क्वेश्चंस, यानी वो टॉपिक्स जो डेफिनेटली उन पे क्वेश्चंस आएंगे, दैट आर तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। भाई तीनों सेक्शंस में इनके क्वेश्चन आने वाले हैं। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के तीनों सेक्शन में आने वाले। एयूसी, एरिया एंड कहो के तीनों सेक्शन में क्वेश्चंस आने वाले। डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मैट्रिसेस, भाई इनके तीनों के तीनों सेक्शन में ये क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये जो 7 टॉपिक से तुम भूल कर भी नहीं छोड़ सकते, तुम्हें किसी भी हाल में करना ही करना होगा, है ना। अगर ये 7 यूनिट्स तुमने ठीक से प्रिपेयर कर लिया तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें तीनों सेक्शन में कोई क्वेश्चन ना आए। वही तीनों सेक्शन में मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो फाड़ के आओगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्रायोरिटी नंबर 3 यानी कि ये करने के बाद और कौन से क्वेश्चन है जो कर सकते हैं, है ना, जो तीनों सेक्शन में नहीं आ रहे लेकिन एटलीस्ट 2 सेक्शन में तो आ रहे हैं। ओके, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। सो प्रायोरिटी नंबर 3 हमारी होनी चाहिए उन क्वेश्चंस में जो सेक्शन ए या B1 में है ना, दैट इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और डिटर्मिनेंट। भाई डिटर्मिनेंट तो वैसे भी तुम्हें करना ही करना है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट सेक्शन ए एंड B1 दोनों में रिपीट हुए हैं, तो ये करना होगा, बट आफ्टर प्रायोरिटी नंबर 2। ठीक है, ओके। सो उसके बाद ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो बेहद ही आसान है बट सिर्फ एक ही सेक्शन में, दैट इज तुम्हारा एंटायर वेक्टर, है ना, वेक्टर अलजेब्रा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। वे वेक्टर का सारा कंसेप्ट मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लेना, तो ये तुम्हारे इनसे रिलेटेड मिनिमम 2 से 4 क्वेश्चन, भाई 3 से 4 क्वेश्चन तो मान के चलो आराम से, है ना। 4 क्वेश्चन तो आराम से इन दोनों के मिलाकर के एटलीस्ट पूछने ही पूछने वाले। और एक इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि तुम्हारा सारा का सारा सीयूईटी मैथ्स डोमेन का सिलेबस 12th बेस्ड है, यानी कि 11th का कुछ भी कंसेप्ट नहीं। हाँ, उसके बेसिक्स लगेंगे लेकिन कॉनिक सेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला तुम्हें, है ना। तुम्हारे कॉनिक सेक्शन से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, तुम्हें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर बायनोमियल कोएफिशिएंट से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन आने वाला नहीं है। ओके, सो ये सारा डिस्कशन हो गया
ओके, सो ये सारा डिस्कशन हो गया हमारा कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, है ना, क्या हमारा ऑर्डर होना चाहिए, किससे हम ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, ये सब देखने का। तो सबसे पहले जो है हम सेट्स, रिलेशंस, फंक्शंस, फिर ट्रिग्नोमेट्री, आईटीएफ और देन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे। एक बार ये तीनों चीजें हमने कवर कर ली, उसके बाद हम प्रायोरिटी टू, दैट इज जो टॉपिक्स हर यूनिट में, हर सेक्शन में रिपीट हुए हैं, हम उन्हें प्रिपेयर करेंगे एंड देन उसके बाद हम वेक्टर्स पाएंगे एंड फिर उसके बाद जैसे तुम्हारा 12th हो जाएगा तब तक काफी सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर चुके होंगे। सो तुम्हारे बोर्ड्स के बाद जो भी 12th नॉन रिलेटेड चैप्टर्स हैं, है ना, इंडेक्स नंबर हो गया, टाइम सीरीज हो गया, अरिथमेटिक हो गया, ये सारी चीजें हम बोर्ड्स के बाद आराम से कवर करेंगे। ओके, सो यहाँ तक आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जो भी आपको जितने भी हमारे नोट्स वगैरह शेयर होने वाले हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मॉक क्वेश्चंस होने वाले, वो सारे आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। सो जरूर से इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो तो उस क्वेरी के लिए आपके पास यहाँ पे हमारा जीमेल आईडी दे दिया गया है। आप अगर आपको हमसे कुछ असिस्टेंस चाहिए, अगर आपको हेल्प चाहिए कोई कंसेप्ट समझने में, मेंटरिंग के लिए, ऐसी या फिर इससे रिलेटेड कोई भी चीज, तो आप हमारे इस ऑफिशियल नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।